टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज़ बेसिकली पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ठीक है, अब हमें पता है कि बॉडी के अंदर वी बेसिकली हैव टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। एक हमारी होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक सिस्टमिक सर्कुलेशन है। जो एक बेसिक सर्किट है वो यही है कि बॉडी से सारा ब्लड रिटर्न करता है इनटू द राइट एट्रियम फ्रॉम वेयर इट गोज़ इनटू द राइट वेंट्रिकल एंड देन इट इज़ पम्प्ड इनटू द लंग्स से जो हमारा ब्लड है वो सारा रिटर्न करता है बैक इनटू द लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम वेयर इट गोज़ इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन इट इज़ पम्प्ड बैक इनटू द बॉडी। सो दो इंडिपेंडेंट सर्किट्स बन रहे होते हैं, एक सिस्टमिक सर्कुलेशन का और एक पल्मोनरी सर्कुलेशन का। जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है एज़ कम्पेयर टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, इट इज़ अ रिलेटिवली लो रेजिस्टेंस एंड लो प्रेशर सर्कुलेशन सिस्टम। ठीक है, सो हमारे पास नॉर्मली जो एट रेस्ट लंग्स के सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर प्रेशर होता है दैट इज़ बिटवीन 15 to 30 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी विद मीन आर्टीरियल प्रेशर ऑफ लेस दैन 20। ये हमारे पास एट रेस्ट सिस्टोलिक प्रेशर्स होते हैं। ठीक है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन को हम बेसिकली डिफ़ाइन करते हैं एज अ मीन आर्टीरियल प्रेशर ऑफ 20 और मोर मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। सो यानी कि जब 20 या 20 से ज़्यादा हो गया तो हम उसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन डिफ़ाइन कर देते हैं। जो बेसिक अंडरलाइंग पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है फॉर पल्मोनरी हाइपरटेंशन दैट इज़ एन इंक्रीज़ इन द पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस। अब ये इंक्रीज़ इन पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस कुड बी आइदर आर्टीरियल, इट कुड बी वीनस और इट कुड बी बिकॉज ऑफ एनी ऑब्स्ट्रक्शन। किसी भी वजह से जब हमारे पास पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है दैट लीड्स टू एन इंक्रीज़ इन द सिस्टोलिक प्रेशर्स, जिसकी वजह से जो मीन आर्टीरियल प्रेशर है वो आपका 20 से बढ़ जाता है एंड दैट इज़ डिफाइंड एज पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अब जो हमारे पास वर्ल्ड सिम्पोजियम है ऑन पल्मोनरी हाइपरटेंशन, वो ऑन द बेसिस ऑफ द अंडरलाइंग मैकेनिज्म एंड ऑन द अंडरलाइंग एटियोलॉजी पल्मोनरी हाइपरटेंशन को डिवाइड करता है इनटू 5 ग्रुप्स। ठीक है, पहला ग्रुप जो है उसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन, यानी कि इसमें सारी वो डिजीज़ आ जाती हैं जो कि बेसिकली अफेक्ट कर रही होती हैं पल्मोनरी आर्टरीज़ को बाय कॉजिंग एनी स्ट्रक्चरल चेंजेस, बाय कॉजिंग एंडोथेलियल डिसफंक्शंस, या फिर हमारे पास इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ स्मूथ मसल हो सकता है। किसी भी चेंज इन द आर्टरीज़ की वजह से जब हमारे पास इंक्रीज़ इन द पल्मोनरी रेजिस्टेंस बढ़ रही है और पल्मोनरी प्रेशर्स बढ़ रहा है तो उसको हम पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है, पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन को अगर हम डिफ़ाइन करेंगे तो ये आपके पास एट रेस्ट मैप है ऑफ 20 या मोर, यानी कि जो मीन आर्टीरियल प्रेशर है वो 20 या मोर से ज़्यादा होगा। जो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर है वो 15 मिलीमीटर्स या लेस होगी, और जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस विल बी 3 वुड यूनिट्स या मोर। तो उसको हम डिफ़ाइन करते हैं एज पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन। अब जिस तरह से हम हाइपरटेंशन को कहते हैं कि जो मोस्ट कॉमन टाइप है दैट इज़ एसेंशियल हाइपरटेंशन, कि जिसका कोई ऐसा नोन कॉज नहीं होता, इसी तरह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन कैन बी प्राइमरी या इडियोपैथिक, जिसका हमें कोई एज सच कॉज नहीं पता। इट कुड बी हेरिडिटरी, इट कुड बी ड्रग या टॉक्सिन इंड्यूस्ड, और इट कुड बी सेकेंडरी टू अ नंबर ऑफ अदर कंडीशंस, जिसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल HIV आ जाता है, पोर्टल हाइपरटेंशन आ जाती है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स आ जाते हैं लाइक स्क्लेरोडर्मा, कोई कंजेनिटल हार्ट डिसीज़ हो सकती हैं या शिस्टोसोमियासिस हो सकती है। जो बेसिक अंडरलाइंग पैथोलॉजी है इन ग्रुप 1 वो यही है कि हमारे पास देयर इज़ डैमेज टू द आर्टरीज़। फॉर एग्जांपल अगर हम पोर्टल हाइपरटेंशन की बात करें तो क्योंकि हमारे पास विदाउट पासिंग थ्रू द लिवर हमारे पास ब्लड की शंटिंग हो रही होती है जो कि डायरेक्टली फिर हमारे पास लंग्स में जाता है, तो उनके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेज होते हैं विच कैन कॉज एंडोथेलियल डैमेज एंड दैट कैन लीड टू द पल्मोनरी हाइपरटेंशन। या फिर अगर हम कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स लाइक स्क्लेरोडर्मा की बात करें तो उसमें भी हमारे पास डायरेक्टली लंग्स के अंदर कैपिलरी डैमेज हो रहा हो सकता है, आर्टीरियल डैमेज हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास ये हाइपरटेंशन हो रही होती है। ठीक है, सो ये हमारे पास हो गया ग्रुप 1। जो ग्रुप 2 है दिस इज़ बेसिकली सेकेंडरी टू लेफ़्ट साइडेड आपके जो हार्ट की डिजीज़ हैं। इट कुड बी लेफ़्ट साइडेड सिस्टोलिक डिजीज़, इट कुड बी लेफ़्ट साइडेड डायस्टोलिक डिजीज़, और इट कुड बी एनी वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ एज वेल। ठीक है, अब इसमें आप सिंपल अंडरस्टैंड ये करेंगे कि अगर लेफ़्ट साइड आपका ब्लड को आगे पंप नहीं कर रही है इनटू द बॉडी, दिस बेसिकली मीन्स कि जो ब्लड है इट इज़ गोइंग बैक इनटू द पल्मोनरी वेन्स, और यानी कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में जा रही है। इस बैकफ्लो की वजह से देयर इज़ ऑब्वियसली इंक्रीज्ड पल्मोनरी वीनस रेजिस्टेंस हो रही होती है। ठीक है, क्योंकि आपके पास इतना बैकफ्लो आ रहा है और साथ चेंजेस इन वैस्कुलर सिस्टम आ रहे होते हैं। ऑल ऑफ दीज विल इवेंचुअली कंट्रीब्यूट टू द पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ठीक है, जो ग्रुप 3 है दिस इज़ बेसिकली सेकेंडरी टू लंग डिजीज़ और इट इज़ सेकेंडरी टू एनी क्रॉनिक हाइपोक्सीमिया। ठीक है,
अब लंग डिजीज़ में इट कुड बी ऑब्स्ट्रक्टिव और इट कुड बी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़। ऑब्स्ट्रक्टिव में आपके पास COPD आ जाएगा, एस्थमा आ जाएगा। रिस्ट्रिक्टिव में कोई भी पल्मोनरी फाइब्रोसिस, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। और क्रॉनिक हाइपोक्सीमिया हो सकता है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न लाइक हाई एल्टीट्यूड या कोई अगर क्रॉनिक आपके स्लीप एपनिया वगैरह है, उन सब की वजह से होता है। अब इसका जो बेसिक मैकेनिज्म है ना, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड नॉर्मल आपके पास जो फिजियोलॉजिकल रिफ्लेक्स होता है ऑफ हाइपोक्सिक पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन। नाउ वी नो कि लंग्स के अंदर इस तरह से सीन होता है कि जो आपके पास एल्वियोलाई पुअरली वेंटिलेट हो रहे होते हैं, उधर की वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, वेजो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, सो दैट ब्लड आपके पास रीडायरेक्ट हो जाए टू दोज पार्ट्स ऑफ द लंग विच आर वेल एरेटेड और जो हमारे पास अच्छे से ऑक्सीजनेशन जिसमें हो सकती है। सो दिस इज़ जस्ट अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म। जब हमारे पास क्रॉनिक हाइपोक्सीमिया की कंडीशन होती है तो यही फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म आपके पास एम्पलीफाई हो जाता है एंड देयर इज़ वेजो कंस्ट्रिक्शन थ्रू आउट द आपके पास जो पेरिफेरल सर्कुलेशन है which eventually leads to increased vascular resistance and pulmonary hypertension। तो ये हमारे पास ग्रुप 3 है। जो ग्रुप 4 है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ एनी पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्शन और मोस्ट कॉमनली ये थ्रोम्बोएम्बोलिक कंडीशंस लाइक पल्मोनरी एम्बोलिज्म वगैरह की वजह से हो रही होती है, बट इट कुड ऑल्सो भी बिकॉज ऑफ सार्कोमास, मेलिग्नेंसीज और पल्मोनरी आर्टरी स्टीनोसिस। और लास्ट हमारे पास है ग्रुप 5। ग्रुप 5 वो है जिसमें मल्टीफैक्टोरियल मैकेनिज्म्स हैं या फिर अनक्लियर है जिसका मैकेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी एनी हीमेटोलॉजिकल कॉज, कोई क्रॉनिक हीमोलिटिक अनीमिया चल रहा है, कोई आपके पास देयर इज़ सिकल सेल डिजीज़ है, स्प्लिनेक्टमी हुई भी है, उसकी वजह से हो सकता है। सिस्टमिक कोई भी कॉजेज़ हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इट इंक्लूड्स सार्कोइडोसिस या फिर आपके पास न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 में हो सकता है। इवन एंड स्टेज किडनी डिजीज़ विद और विदाउट हीमोडायलिसिस में हो सकता है। मेटाबॉलिक कॉजेज़ लाइक गॉशर्स डिजीज़ है, आपके पास इवन थायराइड डिजीज़ में हो सकता है। सो इनके मल्टीफैक्टोरियल कॉजेज़ हैं या फिर अनक्लियर है, नहीं पता वाई इट कंट्रीब्यूट्स टू द पल्मोनरी हाइपरटेंशन बट इट डज़। सो ये हमारे पास 5 जो है वो ग्रुप्स आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एटियोलॉजी। बट देयर इज़ ऑल्सो क्लासिफिकेशन, WHO या NYHA क्लासिफिकेशन है जो कि इसको डिवाइड करती है इनटू 4 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स। ठीक है, कि ये आपके पास उनको क्लासीफाई करिए ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स एंड द फंक्शनल स्टेटस ऑफ द पेशेंट। क्लास 1 में देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट। ठीक है, आप सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हो विदाउट एनी सिम्टम्स, ना वो रेस्ट पे होते हैं और ना ही वो आपके पास सिम्टम्स अकर करते हैं अपॉन एक्टिविटी। ठीक है, क्लास 2 में देयर इज़ स्लाइट लिमिटेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। एट रेस्ट कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे होते, लेकिन जब आप एक्टिविटी करते हो तो देयर आर सिम्टम्स। ठीक है, इवन ऑर्डनरी एक्टिविटीज़ के साथ। क्लास 3 में देयर इज़ मार्क्ड लिमिटेशन ऑफ सिम्टम्स, यानी इवन लेस दैन ऑर्डनरी एक्टिविटी जब आप करते हो तो उस पर भी आपके पास सिम्टम्स आते हैं। एंड क्लास 4 में तो देयर इज़ एनी इनएबिलिटी टू परफॉर्म एनी फिजिकल एक्टिविटी विदाउट द सिम्टम्स अकरिंग, और सिम्टम्स एट रेस्ट भी होते हैं। तो सिंपली क्लास 1 में आपके पास कोई लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी नहीं है। क्लास 2 में स्लाइट लिमिटेशन है कि आप ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर सकते हो। क्लास 3 में आप इवन ऑर्डनरी एक्टिविटीज़ भी नहीं कर सकते आराम से, लेकिन क्लास 4 में तो सिम्टम्स आपके रेस्ट पे ही अकर करना शुरू हो जाते हैं।